गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आज पुनः द्वितीय पाठ के अंतर्गत आचार्य बराहमिहिर कृत जो लघु जातकम ग्रंथ है उसका पाठ द्वितीय पाठ प्रारंभ होने जा रहा है। आचार्य बराहमिहिर ने राशियों के स्वरूप के बारे में, राशियों के स्वामी के बारे में, राशियों के उच्च नीच के बारे में, राशियों के मूल त्रिकोण के बारे में सम्यक रूप से विवेचन किए हैं। उसी कड़ी में आज लघु जातकम का जो 8वां श्लोक है, कुज शुक्र गेन्द्वर कज्ञ शुक्र कुज जीव शौर्य यम गुरुवः भेषा नवांश कानाम अज मकर तुला कुली राध्या। एक श्लोक में दो विषय प्रस्तुत किए हैं, एक तो राशियों के स्वामी और दूसरा नवांश का ज्ञान। जो 12 राशियां होती हैं उन राशियों से ग्रहों का क्या, कौन कौन ग्रह किन किन राशियों के स्वामी होते हैं, उनके अधिपति होते हैं। जैसे कुज माने मंगल, मंगल मेष राशि का अधिपति होता है। शुक्र वृष राशि का अधिपति होता है। ज्ञ माने बुध मिथुन राशि का अधिपति होता है। इंदु माने चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है। अर्क अर्थात सूर्य सिंह राशि का स्वामी होता है। पुनः बुध कन्या राशि का स्वामी होता है। पुनः मंगल वृश्चिक राशि का स्वामी होता है। बृहस्पति धनु राशि का स्वामी होता है। शनि मकर और कुंभ राशि का स्वामी होता है, शौर्य माने शनि। और बृहस्पति पुनः मीन राशि का स्वामी होता है। देखिए, दो ग्रह ऐसे हैं सूर्य और चंद्रमा जो एक एक राशि के स्वामी हैं। बाकी जो पंचतारा ग्रह हैं मंगल से लेकर के शनि तक, ये दो दो राशि के स्वामी होते हैं। सूर्य केवल सिंह राशि का स्वामी होता है और चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है। बाकी मंगल जो है वो मेष राशि और वृश्चिक राशि दोनों राशि का अधिपति होता है। वहीं पर बुध जो है वो मिथुन राशि और कन्या राशि दोनों राशि का अधिपति होता है। बृहस्पति धनु राशि और मीन राशि दोनों राशि का स्वामी होता है। शुक्र वृष राशि और तुला राशि इन दोनों राशियों का स्वामी होता है। शनि मकर और कुंभ राशि का अधिपति होता है। इस प्रकार से राशियों के जो स्वामी ग्रह हैं, 7 ग्रह हैं, इनके बारे में इस अर्ध श्लोक में बताए हैं। पुनः नवांश ज्ञान के लिए करें कि भेषा नवांश का नाम अज मकर तुला कुली राध्या। देखिए, नवांश क्या होता है? एक राशि 30 अंश की होती है, तो 30 अंश में 9 भाग करते हैं, उसको नवांश कहा जाता है। तो एक जो भाग होगा 30 अंश का, जो 9वां भाग होगा, एक प्रथम भाग, वह 3 अंश 20 कला का होगा। दूसरा जो भाग होगा वो 6 अंश 40 कला का होगा। तीसरा भाग 10 अंश का होगा, 3 अंश 20 कला जोड़ते जाएंगे। चौथा जो है वह 13 अंश 20 कला का होगा। पांचवा जो है वो 16 अंश 40 कला का होगा। छठवां जो नवांश होगा वह 20 अंश का होगा। 7वां नवांश जो होगा वो 23 अंश 20 कला का होगा। 8वां जो नवांश होगा वो 26 अंश 40 कला का होगा। और 9वां जो नवांश होगा वह संपूर्ण रूप से 30 अंश का होगा। माने एक राशि में 9 भाग होते हैं। अब जैसे एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो एक चरण जो नक्षत्र का एक चरण होगा वह 3 अंश 20 कला का होगा। इसीलिए एक नक्षत्र का जो अंशात्मक मान होता है
वह 13 अंश 20 कला होता है। 13 अंश 20 कला में एक नक्षत्र भोग करता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है, तो 2.25 नक्षत्र मतलब एक नक्षत्र का 4 चरण, दूसरे नक्षत्र का 4 चरण, 8 चरण हो गए, और एक अगले तीसरे नक्षत्र का जो प्रथम चरण होगा वो 9वां जो भाग होगा वो 9 भाग लेकर के नवांश बनता है। तो जो पहला नवांश शुरू होगा, किसी अगर मेष राशि में कोई ग्रह है तो और 3 अंश 20 कला का होगा, उसके अंदर का होगा, 0 अंश से लेके 3 अंश 20 कला के अंदर का होगा, तो मेष का नवांश मेष से शुरू होता है। कह रहे हैं कि मेषा नवांश का नाम अज, अज माने मेषः। पहला जो नवांश मेष राशि का मेष राशि से प्रारंभ होता है। वृष राशि का जो कोई ग्रह है उसका नवांश जब प्रारंभ होगा तो वह मकर राशि से प्रारंभ होगा। उसके बाद मिथुन राशि का जो पहला नवांश होगा माने 0 से लेके 3 अंश 20 कला तक, वह तुला राशि से प्रारंभ होगा। और कर्क राशि का मेष वृष मिथुन, कर्क राशि का जो नवांश प्रारंभ होगा 0 से लेके 3 अंश तक रहेगा, तो वो कर्क राशि से ही प्रारंभ होगा। फिर जो 5वां नवांश आएगा माने सिंह राशि का, वो फिर मेष से शुरू हो जाएगा। 4 राशियों से ही नवांश शुरू होते हैं, वो 3 भागों में आवृत हो जाते हैं। जैसे मेष राशि का नवांश मेष से मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु 9 हो गए। अगर कोई भी ग्रह मेष राशि का होके 3 अंश 20 कला के अंतर्गत है तो वह मेष राशि का नवांश होगा। अब मेष राशि का नवांश होगा तो मेष राशि का स्वामी कौन ग्रह है? तो मंगल है। तो नवांश पति कौन ग्रह होगा? तो मंगल होगा। अगर 3 अंश 20 कला के बाद 6 अंश 40 कला के अंतर्गत अगर वह ग्रह है मेष राशि में तो दूसरा नवांश होगा, यानी मेष के बाद वृष राशि का नवांश हो जाएगा। तो वृष राशि का जो नवांश होगा वह निश्चित रूप से शुक्र का होगा, इसलिए कि वृष राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है। इस प्रकार से 7 ग्रहों के जो राशियों के स्वामी बताए गए हैं, अगर धनु का होगा तो बृहस्पति का नवांश हो जाएगा, मकर का होगा तो वह शनि का नवांश हो जाएगा, मीन का होगा तो भी बृहस्पति का नवांश हो जाएगा। इस प्रकार से राशियों के स्वामी और नवांश का ज्ञान किया जाता है। हमारे चार्ट भी है, अब उसके द्वारा भी समझा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर जाना जा सकता है कि जो राशियों का संबंध स्वामित्व जो ग्रहों से है, उन्हीं राशियों का संबंध नवमांश में भी ग्रहों से है। जिन जिन राशियों का होता है उस प्रकार से राशियों के स्वामी और नवांश का ज्ञान किया जाता है। फिर 9वें श्लोक में आते हैं होरा का ज्ञान, दृष्कार का ज्ञान और द्वादशांश का ज्ञान। देखिए, जन्म कुंडली में ये चक्र होते हैं, जैसे जन्मांग चक्र होता है। जन्मांग चक्र में 12 भाव होते हैं। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव। 12 भाव होते हैं जन्मांग में। और इसी 12 भाव में राशियां एवं ग्रह अवस्थित होते हैं। इन्हीं राशियों और ग्रहों के द्वारा जन्मांग चक्र को देख करके हम जातक के शुभाशुभ फल का विवेचन करते हैं। जन्मांग के बाद जो नवांश होता है वो जन्मांग से अति सूक्ष्म जब विवेचन करना होता है, जैसे मैंने तो केवल एक लग्न मान लिया कि जो जिस काल में किसी भी काल में अगर किसी जातक का जन्म हुआ है तो जो लग्न होगा सामान्य रूप से 2 घंटे का,
वो लग्न हो जाएगा, और जो लग्न होगी वही राशि हो जाएगी। ग्रहों को उसके बाद अवस्थित कर देते हैं, बैठा देते हैं 12 भावों में। नवांश से क्या होता है कि नवांश से उसके बहुत सूक्ष्म पक्षों का विचार होता है। तो जन्म कुंडली में जन्मांक के द्वारा, होरा चक्र के द्वारा, नवांश के द्वारा, दृष्काण के द्वारा, द्वादशांश के द्वारा, त्रिशांश के द्वारा, इन चक्रों के द्वारा भी अलग अलग पक्षों को लेकर के विचार किया जाता है। जैसे नवांश के बारे में कहा गया है कि नूनम नवांशे तु कलत्र सौख्यम। कलत्र माने होता है पत्नी। पत्नी के का अगर विचार करना है तो नवांश चक्र से हम करेंगे, या व्यक्ति के गुण का भी अगर विचार करना है तब भी नवांश चक्र से ही करेंगे। जन्मांग मूल तो है, लेकिन जैसे जैसे अलग चक्र बनते जाएंगे वैसे वैसे सूक्ष्मेतर विचार प्रारंभ हो जाएगा। आजकल के परिवेश में हम क्या करते हैं, केवल जन्मांग चक्र देख देते हैं और जो भी होता है फलादेश कर देते हैं, लेकिन वह स्पष्ट सूक्ष्म स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। सूक्ष्म फलादेश करने के लिए हमारे षड्वर्ग का विचार, सप्तवर्ग का विचार करना परम आवश्यक है। जब तक हम सभी चक्रों का विवेचन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, तब तक हम सटीक फलादेश नहीं करेंगे। आचार्य भास्कराचार्य ने कहा है कि खेटे स्फुटे रैव फलस्फुटत्वम। जब ग्रह स्पष्ट होगा, शुद्ध होगा, सूक्ष्म होगा, तो फलादेश भी स्पष्ट होगा, शुद्ध होगा और सूक्ष्म होगा। नवांश के बाद होरा का ज्ञान आता है। होरा जो है अहोरात्र से बना है, दिन और रात्रि लेकर के। होरा में 2 ग्रहों की भूमिका है, सूर्य की और चंद्रमा की। स्वगृहा द्वादश भागा द्रष्काणा प्रथम पंच नवापानाम होरे विषमे अर्केन्दो समरासौ चंद्र त्रिक्षणांशो। समरासौ चंद्र त्रिक्षणांशो माने चंद्रमा और त्रिक्षणांश माने सूर्य को लेकर के होरा चक्र बनता है। जैसे कोई भी ग्रह किसी भी राशि का हो, जैसे सूर्य को ले लें, सिंह राशि का हो, अगर वह 15 अंश के अंदर हो, किसी भी राशि का कोई भी ग्रह 0 से लेके 15 अंश के अंदर हो और विषम राशि का हो, तो पहले सूर्य की होरा होगी और 15 अंश के बाद विषम राशि में चंद्रमा की होरा होगी। विषम राशि माने 1, 3, 5, 7, 9, 11। कोई भी ग्रह सम राशि में हो और 15 अंश के पहले हो, तो पहले जो होरा होगी वो चंद्रमा की होरा होगी और 15 अंश से 30 अंश तक सूर्य की होरा होगी। एक बार पुनः हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सम राशि में कोई ग्रह हो, 0 से 15 अंश के अंतर्गत हो, तो वह चंद्रमा की होरा होगी, और 16 अंश से 30 अंश के मध्य में हो तो सूर्य की होरा होगी। वही ग्रह यदि विषम राशि में स्थित है और 15 अंश के अंदर है, तो पहले सूर्य की होरा होगी और 16 अंश से 30 अंश तक चंद्रमा की होरा होगी। इस प्रकार से होरा चक्र का निर्माण किया जाता है। दूसरा आता है दृष्काण। दृष्काण जो है वह एक राशि में 3 भाग कर देते हैं। जैसे होरा में तो 2 भाग करते हैं 15-15 अंश का। सम राशि में चंद्रमा की होरा होती है पहले, उसके बाद सूर्य की होती है। विषम राशि में पहले सूर्य की 15 अंश तक होरा होती है, उसके बाद चंद्रमा की होरा होती है। दृष्काण में 3 भाग कर देते हैं, 10-10 अंश का 3 भाग। दृष्काण प्रथम पंच नवा पानाम, माने जो दृष्काण है
अगर कोई भी ग्रह 10 अंश के अंतर्गत है तो प्रथम माने जिस राशि का है उसी राशि का दृष्काण हो जाएगा। प्रथम अगर 10 अंश 11 अंश से लेकर के 20 अंश तक है तो वह जिस भी राशि का है उससे जो पांचवी राशि होगी उसके दृष्काण में हो जाएगा। और 21 अंश से लेके 30 अंश के अंतर्गत अगर किसी भी राशि में होकर के कोई ग्रह अगर स्थित है तो उससे जो 9वीं राशि होगी उसके दृष्काण में वो ग्रह चला जाएगा। जैसे मेष राशि का सूर्य 7 अंश का है तो 0 अंश से लेके 10 अंश के अंतर्गत है तो वही सूर्य मेष राशि में ही दृष्काण चक्र में जाके मेष राशि में बैठ जाएगा। मेष राशि का ही सूर्य यदि 17 अंश पर है माने 10 अंश से लेके 20 अंश के मध्य में 17 अंश का अगर है तो मेष राशि का सूर्य अगर है तो मेष राशि से जो 5वीं राशि होगी उसमें जाकर के सूर्य बैठ जाएगा। मेष राशि से 5वीं राशि क्या होगी? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह राशि, अर्थात दृष्काण चक्र में जाकर के वह अवस्थित हो जाएगा सूर्य सिंह राशि में। अगर वह वही सूर्य मेष राशि का होकर के 21 अंश से 30 अंश के मध्य में अगर है तो मेष राशि से जो 9वीं राशि होगी, मेष राशि से 9वीं राशि धनु राशि होगी, वह धनु राशि में जाकर के स्थित हो जाएगा। इस प्रकार से दृष्काण का ज्ञान किया जाता है। होरा का ज्ञान और दृष्काण का ज्ञान ये परम आवश्यक होता है जन्मांक के साथ। इन जन्मांकों का दृष्काण का क्या है? भ्रातृसौख्यम। बहुत लोग जन्म कुंडली में पूछते हैं कि हमको भाई बहन का सुख है कि नहीं, भाई बहन से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जन्मांक के द्वारा तो जो भी है बताया ही जाता है, लेकिन स्पष्ट जो भ्रातृ और भगनी से जो सुख की प्राप्ति होती है वह दृष्काण चक्र के द्वारा स्पष्ट रूप से हो जाता है। दृष्काण का केवल उतना ही प्रभाव नहीं है, रोग विभाजन में भी जब हम लोग काल पुरुष के अंग से, जैसे पूर्व पाठ में मैंने कहा था कि शीर्ष मुख बाहु हृदयोदराणी कटी वस्त सुय उरु जानु जंगे चरणावीति राशियो अजाद्या। मिथुन जो राशि है वो दोनों बाहु का स्वामी है, लेकिन दोनों बाहु का मतलब मिथुन राशि तो काल पुरुष के अंग में अवस्थित है, लेकिन बाएं भाग में होगा वो व्याधि उत्पन्न होगी कि दाहिने भाग भुजा में होगी, इसका विवेचन दृष्काण के द्वारा स्पष्ट हो जाता है। आगे जब हम बृहजातकम ग्रंथ में जाते हैं तो दृष्काण के द्वारा अगर किसी को नेत्र पीड़ा होगी तो बाएं नेत्र में होगी कि दाहिने नेत्र में होगी, अगर बाह में अगर पीड़ा होगी तो बाएं तरफ होगी कि दाहिने तरफ होगी। इस प्रकार से पैर का भी हम लोग विभाजन करके दाएं और बाएं करके दृष्काण के द्वारा स्पष्ट रूप से आचार्य ने रोग निर्धारण किया है। अब आगे हम आते हैं राशियों के द्वादशांश चक्र में। पहले होरा हुआ, नवांश हुआ, होरा हुआ, दृष्काण हुआ और उसके बाद क्या होता है द्वादशांश, माने एक राशि में 12 भाग कर देते हैं, उसको द्वादशांश कहते हैं। जैसे 9 भाग किए तो एक भाग कितने का हुआ? 3 अंश 20 कला का नवांश में। उसके बाद जो दृष्काण में किए उसको 3 भाग किए, 10-10 अंश के 3 भाग कर दिए। होरा में 15-15 अंश के 2 भाग किए गए। अब द्वादशांश जो चक्र है उसमें एक राशि में 30 अंश में हम 12 भाग करेंगे, तो जो प्रथम भाग होगा वो 2 अंश 30 कला का होगा।
2 अंश 30 कला का 12 भाग करेंगे, 12 दूनी 24, 12 अढ़ाई 30, अर्थात 12 राशियों में अढ़ाई अढ़ाई का भाग उत्पन्न होगा। इस प्रकार से द्वादशांश चक्र के द्वारा, अब द्वादशांश में क्या विशेषता है कि कोई भी ग्रह जिस राशि का है, अगर कोई ग्रह मेष राशि का है तो मेष राशि से ही उसका प्रारंभ होगा, मेष से लेके मीन तक। अगर चंद्रमा मेष राशि का है, अगर 0 अंश से लेके 2 अंश 30 कला के अंतर्गत है द्वादशांश चक्र में, तो वो मेष राशि का ही होगा। अगर 2 अंश 30 कला से लेकर के और 5 अंश के बीच में है तो वृष राशि के द्वादशांश चक्र में चला जाएगा। द्वादशांश जो चक्र बनेगा वो वृष राशि में चला जाएगा। वही चंद्रमा यदि मेष राशि का हो करके अगर 5 अंश से अधिक और 7.5 अंश यानी 7 अंश 30 कला के अंतर्गत है तो द्वादशांश चक्र में वो मिथुन राशि में चला जाएगा। वही चंद्रमा मेष राशि का हो करके यदि 10 अंश के बाद और 12 अंश 30 कला के अंतर्गत है तो वह सिंह राशि में चला जाएगा द्वादशांश चक्र में। तो द्वादशांश चक्र में क्या है कि जो राशि में ग्रह स्थित है उसी राशि से उसका प्रारंभ होता है। जैसे अगर सिंह राशि का मंगल है तो सिंह का द्वादशांश सिंह राशि से प्रारंभ होगा। अगर धनु राशि का कोई ग्रह है तो जो प्रथम द्वादशांश होगा 2 अंश 30 कला तक 0 से लेके वह धनु राशि से ही प्रारंभ होगा। कोई ग्रह मीन राशि में है तो मीन राशि से ही द्वादशांश चक्र प्रारंभ होगा। और इस प्रकार से जो द्वादशांश भाग है माने 12वां जो भाग है एक राशि में, उसमें ग्रह को जाकर के हम स्थित कर देते हैं। और द्वादशांश के द्वारा भी हम फलादेश करते हैं। इस प्रकार से जन्मांग चक्र, होरा चक्र, नवांश चक्र, दृष्कांड चक्र और द्वादशांश चक्र, इन चक्रों के बारे में सम्यक रूप से हम जान सकते हैं। धन्यवाद।